लेकिन मनोज, ये ताल ठोकना, आपने तो फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी है, ये थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें हकीकत कितनी, कितना फसाना। संदीप, मुझे लगता है कि 400 पार का नारा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। तब विपक्ष ने इसको संविधान बदलने जैसी बात कह के, जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम सारी सभाएं दी, संविधान की किताब हाथ में लेके जिस तरीके से कहा, उसके बाद खुद ही इसको माइल्ड कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन विपक्ष लाया इसको कि 272 आएंगे, 210 से भी कम आएंगी, 150 भी नहीं, 175 भी पूरी नहीं होगी, और फिर बीजेपी ने 400 को रोल ऑन कर दिया। तो ये फिर से एक बार ये नारा सामने आ गया। मैं आपको बता दूं, मैं जो 41 सीटें बची हैं उसमें करीबन 20 सीटों में पिछले लगातार से घूम रहा हूं। इस वक्त अमेठी में हूं, कल रायबरेली में। बिल्कुल सच है कि कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो थोड़ा सा निराश। बात हम महंगाई और बेरोजगारी की जरूर कर रहे हैं, बिल्कुल। आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर अहम बात कर रहे थे कि जमीन पर मुद्दों की तो गूंज होने लगी है, बेरोजगारी या महंगाई पर। प्रभु, थोड़ा स्विंग स्टेट्स की जो आपने चर्चा छेड़ी थी, मैं कल और परसों 2 दिन मैं महाराष्ट्र में था। अब महाराष्ट्र एक बड़ा स्विंग स्टेट है और वहां पर दरअसल लड़ाई राष्ट्रीय मुद्दों को ना ज्यादा तवज्जो देते हुए स्थानीय मुद्दों पर आ गई है कि कितनी फैक्ट्रियां गुजरात में चली गई हैं, बेरोजगारी की वहां पर बात दिखाई दे रही है, और एक समीकरण बनते दिख रहे हैं कि भाई मराठा बड़ा नाराज दिख रहा है एनडीए से, बीजेपी से, दलित का एक बड़ा तबका भी ड्रिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, उसमें मुसलमान का पुट जोड़ दो। तो साथ ही साथ एनडीए के पक्ष की बात करें तो जो पिछड़ी जाती है उसका रिकंसोलिडेशन भी एनडीए की तरफ होता दिख रहा है। तो राज्यवार अगर हम देखें, जैसे महाराष्ट्र भाई 48 में से 41 सीटें जीती, यहां पर कितना डेंट पड़ता है या बरकरार रख पाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं? नहीं, मैंने संदीप उस दिन भी कहा था, आज फिर दोबारा कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई इश्यूज़ पे मेरे को लगता है कम आप होके आए हैं, परंतु मेरी बातचीत होती रहती है। वहाँ पर विरासत की लड़ाई है कि शिवसेना किधर हैं और शिवसेना किधर है। मैंने पहले भी कहा था लेजिस्लेटिव पार्टी एक तरफ है। आज का अगर रोड शो दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, आपने 2-3 दिनों से नोट नहीं किया, जब भी रोड शो होता है वहाँ पर हमेशा मोदी जी अब ट्रक पे चलते हैं तो उन्हें नीचे लगता है स्टूल खड़ा कर दिया है। पहले वो बराबर तीनों नेता होते थे, वहाँ के लोकल अध्यक्ष, वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बीजेपी में हमारे प्रधानमंत्री बीच में होते थे। कल भी आपने देखा होगा यूपी में, उससे पहले भी देखा, प्रधानमंत्री के लिए ऊंचा एक रखा गया जिसके बजाय बाकी दोनों साथ में जो खड़े थे उनसे नीचे दिखाई देते हैं। तो प्रधानमंत्री को सबसे आगे रखना और उनको सबसे बड़ा बना करके रखना हर स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी आपने देखा होगा कि ट्रक के अंदर उनका 2 फुट खत बाकी लोगों से ऊंचा है। तो प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट करके लोकल जो फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, पवार एनसीपी लेके जा सकते हैं अपने साथ के नहीं, एनसीपी का झंडा, एनसीपी का आपने निशान और सब कुछ ले लिया, परंतु एनसीपी तो का मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां पर ये मुद्दे नहीं, वहां जैसे विरासत की लड़ाई है, असली नकली की लड़ाई है, वो जोर मार रही है। तो अलग अलग राज्यों में क्या अलग अलग मुद्दे भी बनते दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल भी जोड़ रहा हूं मनोज, लेकिन आप अहम बात कर रहे थे, अमेठी में आप हैं, वहां पर क्या पा रहे हैं जमीन पर? हाँ, मैं वही बात पूरी कर रहा था कि 400 का मुद्दा आता है, विपक्ष ही उसको संविधान से जुड़ा बताता है, फिर 400 का मुद्दा गायब हो जाता है और विपक्ष अपनी सीटें नहीं बताकर भाजपा की सीटें बताने लगता। मैं पिछले 17-18 सीटों से होके आया हूं, कल रायबरेली था, आज अमेठी हूं। फील्ड पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, डिप्रेस है बीजेपी का कार्यकर्ता, लेकिन बेरोजगारी या महंगाई के मुद्दे पे बात तो हो रही, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि रायबरेली या अमेठी या बांदा, इस तरफ के पूरे इलाकों में जहां छप्पर थे वहां पक्की छतें आ चुकी। आयुष्मान कार्ड के बारे में बात, मैं ऑन फील्ड बात कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो पे खड़ा होकर आज आपसे ये बात कर रहा हूं। मैं टेबल पर बैठ के आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी बात हो रही है। हाँ, ये बात हो रही है कि निराशा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन सबसे बड़ी बात है विकल्प शून्यता भी नहीं है, विकल्पहीनता भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, मोदी नहीं तो कौन। तो यूपी में जो बात समझ में आती है वो समझ में आता है कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी, ये कॉम्बिनेशन यूपी में बहुत अच्छा बन रहा है। आप देखिएगा, मार्जिन कम होगा, सीटें जरूर कम होंगी, लेकिन
फिर भी ये मुद्दे गर्म है फील्ड पर, और ये मुझे बीजेपी के पक्ष में ज्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है 2019 वाला रिजल्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी यूं कह देना कि 100 सीटें नहीं आएंगी या 150 सीटें नहीं आएंगी, मुझे ये वैसे ही गिमिक लगता है जिस दिन 4 जून को हमारा आप काउंटिंग में बैठे होंगे और आप काउंटिंग वाले दिन होंगे, तब भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अरे संदीप जी रुक जाइए, अभी रिजल्ट पूरे तो आ जाने दीजिए। हाँ। तो ये उस तरीके का गिमिक है, वो उस तरीके से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा फील्ड पर दूसरी बातें चल रही है, टॉयलेट्स की बात चल रही है, घरों की बात चल रही है, आयुष्मान कार्ड की बात चल रही है, एक सम्मान निधि मिलती है उसकी भी बात चल रही है। ये ग्राउंड जीरो पर बैठ बैठ के जहां जहां मैंने चर्चा और की है, जातीय जहां-जहां मैं गया समीकरण हूं, एक 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा, क्या जाति सर फिर से उठा रही है? देखिए धनंजय तो आ गए बीजेपी के साथ, राजा भैया ने थोड़ा दूसरा खेल कर दिया, 3 सीटों पर समर्थन समाजवादी पार्टी को दे दिया है। जाति कितना बड़ा फैक्टर बन रहे हैं? 20 सेकंड में प्लीज। जातीय समीकरण में ठाकुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नाराज नहीं है। पिछड़ा दलित थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, 100% हो रहा है, और इसी का नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि ये वोट इधर उधर थोड़ा खसक रहा है, क्योंकि ये चुनाव इस बार धर्म से टूट के जातियों में आ चुका है। तो चुनाव थ्रिलर है ये, और नए नए समीकरण बन रहे हैं, नए नए दावे भी किए जा रहे हैं। हकीकत तो 4 जून को सामने आएगी। आपकी हजारों की तादाद में राय हमें मिल रही है, कुछ दिखाई, कुछ और आपसे साझा करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।